नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज मैं लेकर आया हूँ मैथ का प्रैक्टिस सेट जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन हैं जिसमें से 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं और 15 प्रश्न आपके अंकगणित के होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं और आप 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय कितना होगा? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको इसमें से इसको घटाना है। देखिए, चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए मैं बहुत जल्दी सारे प्रश्नों को हल करवाऊंगा। ठीक है, 22:20 में से आपको घटाना पड़ेगा 18:40 है। ठीक है, देखिए भाई, यहां पर 20 में से 40 घटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, तो हम क्या करेंगे, यहां से 1 घंटा उधार ले लेंगे तो यहां बचेगा 21 है, और जो 1 घंटा उधार लिया है मतलब 60 मिनट वो 20 में जुड़ जाएगा, तो यहां पर 21 80 हो जाएगा। अब इसमें से हम 18:40 को बड़ी आसानी से घटा सकते हैं। देखिए, घंटे में से घंटा घटेगा, मिनट में से मिनट घटेगा, तो 21 में से 18 जाएगा तो यहां बचेगा 3, और 80 में से 40 जाएगा तो यहां बचेगा 40। मतलब उसे 3 घंटे 40 मिनट का समय लगा, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है, मेहरुनिसा गणित की अध्यापिका है। वह एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाती है। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वह बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है निगमन उपागम, आगमन उपागम, व्यवहारिक उपागम या फिर प्रायोगिक उपागम। तो यहां पर आप लोग एक पॉइंट नोट करें, वह सबसे पहले क्या करती है, सभी सूत्रों को लिख देती है। तो जहां पर पहले सूत्र आते हैं वहां पर क्या होगा, निगमन उपागम। ठीक है, और जो आगमन उपागम होता है इसमें पहले उदाहरण आता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं, और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत से ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। यहां पर कहा गया है, 36 किलोग्राम वजन के एक थैले में समान वजन की 8 गेंदें हैं। यदि थैले में से 3 गेंद निकाल दी जाती हैं तो शेष गेंदों का वजन क्या होगा? तो देखिए, 8 गेंदों का वजन कितना है, 36 किलोग्राम है। तो भैया एक गेंद का वजन कितना होगा, एक गेंद का वजन होगा भाई 36 भागित 8। 4 से कट जाएगा, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, मतलब एक गेंद का वजन कितना है हमारे पास, 9/2 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें क्या है, देखिए 3 गेंद निकालने के बाद वजन बताना है कितना है। भैया गेंदें पहले कितनी थी, 8 में से 3 गेंदें निकाल ली, तो भैया गेंदें कितनी बची, हमारे पास 5 गेंदें बची है ना। तो 5 गेंदों का वजन कितना होगा, तो भैया 5 लिखा, और एक गेंद का वजन कितना था, 9/2, तो 9/2 का गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 45/2। 45 का आधा कितना हुआ, 22.5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, और आप भी अपने साथ में एक कॉपी पेन अवश्य ले लें, नहीं लिया है तो जरूर ले लें, और आप देखें आप किस तरह से हल करते हैं, कितना टाइम लगता है वो भी आप साथ में चेक करते चलें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है, मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी या फिर सांख्य विधि संबंधी?
देखिए जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। ठीक है, त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। देखिए जहां भी भाई आकृतियों की बात होगी तो वहां पर मापन जरूर आएगा। यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की रचना में क्या है, मापन संबंधी कार्य होगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। क्या कहा गया है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 7/2 गुना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर होता है और उसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। यह इसका 7/2 गुना है ना। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आर स्क्वायर, मतलब r इंटू आर इसको हम लिख सकते हैं। और यहां पर क्या बचेगा, r इंटू 7, r से r कैंसिल हो गया तो r बराबर आ गया हमारे पास 7। हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर इसके मतलब 7 × 7, क्योंकि आर का मान हमने 7 निकाल लिया है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22 × 7। 22 का गुणा 7 में करेंगे तो मिलेगा हमें 154, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर होगा। चूंकि यह प्रैक्टिस सेट है इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों की तैयारी जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट है, आपको पता चले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, गणित विषय में समस्या को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने के लिए अधिक बल बताना है। क्यों दिया जाता है, नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, नई धारणा को स्पष्ट कर सकें या फिर ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू कर सकें। तो यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन जब ऐसा आपको लगे चारों ऑप्शन सही है तो आपको उसमें से सबसे बेस्ट आंसर देखना होता है। तो देखिए अभ्यास करने पर सबसे अधिक बल इसलिए दिया जाता है भाई कि आप गणना संबंधी कौशल में निपुण हो सकें। ठीक है, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। कहा गया है 19 सैकड़े 19 इकाइयां किसके बराबर हैं। 19,000 मतलब 19 × 1000 तो हो जाएगा 19,000। 19 सैकड़े मतलब 19 × 100 तो कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। 19 इकाई मतलब 19 × 1 तो 19 हो जाएगा। जोड़ दो भाई सभी को। ठीक है, जोड़िए कितना आएगा, 9 का 9 आएगा, 0 0 1, यहां पर 9 आएगा, 9 और 1 10, 10 का 0 आया 1, 1 और 1 2, 20 919 जो हमें ऑप्शन ए में दिया है ये अपने यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और भाई सभी से रिक्वेस्ट है, मैं इतना कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेंगे हर सब्जेक्ट की। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 में क्या कहा गया है, गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना होता है वह कौन सी विधि है। प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या फिर प्रायोजना विधि। तो यहां पर आप लोग एक पॉइंट नोट करना भाई, देखिए क्रिया के द्वारा हम 2 विधियों से सीखते हैं, प्रयोगशाला विधि और प्रायोजना विधि। इन दोनों विधियों में क्या हम क्रिया के द्वारा सीखते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो प्रयोगशाला विधि है इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जो प्रायोजना विधि है इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अर्थात यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और मैं आपको हर प्रश्न को सॉल्व इसलिए जा रहा हूं कैसे करना है, जिससे आपको साथ साथ में कम समय में कैसे हल करना है वो भी आपको पता चल जाए। यदि एक घन का आयतन 729 घन मीटर है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। भैया घन का आयतन कितना होता है, एक यू, जिसका मान हमें 729 दिया है, तो भैया ए का मान कितना हो जाएगा। देखिए 729 बताइए किसका घनमूल होता है, तो भैया 729 होता है 9 का घनमूल, तो ए का मान हमारे पास 9 आ गया। अब हमें क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो भाई मेरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 लिखा, ए का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। ठीक है, 6 गुणित 81 करिए कितना है, 6 एकम 6 और 6 8 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को कमेंट कर सकते हो भाई, आपका परिवार है पारस फ्री एजुकेशन। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है यहां पर, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यह कथन बताना है किसका है, मुसोलिन, यंग, सीवी रमन या फिर आइंस्टीन। तो भाई मेरे ये जो कथन है ये है यंग का, कि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। अब बताना यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17/4। प्रश्नवाचक की जगह हमने x मान लिया, 10 ज्यों का त्यों। यहां पर हो जाएगा 5 चौके 20 और 3 23/4। इन दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा, इनके क्या है हर समान है तो 4 लिख दिया, और 17 और 23 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, -x + 10 बराबर 0। यहां पर 4 धाम 40। ठीक है, कितना बार हो गया 10 और 10 कितना हो गया 20 ऋण x बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 20। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। सिंपलीफिकेशन से भाई आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य आएंगे, इसलिए सिंपलीफिकेशन अच्छी तरह से कर लेना। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है। बताइए आप लोग, पाठ्य वस्तु की दृष्टि से जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है। सिद्धांत व सूत्र पर आधारित है, बिल्कुल सही है भैया। इसमें हम सिद्धांत और सूत्रों इन दोनों पर आधारित होती है। सार्वभौमिक है, बिल्कुल सही है भैया। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। 2 और 2 4 होते हैं, ये स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कभी बार 2 और 2 5 हो जाए। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। एक रस्सी की कुल लंबाई का 1/7 भाग काटा जो 490 सेंटीमीटर का है। रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने भैया मान लिया रस्सी की कुल लंबाई x है। ठीक है, रस्सी की कुल लंबाई हमने क्या है x मान लिया। इसका 1/7 भाग काटा जो कितना है 490 सेंटीमीटर का है, यही तो बोला गया है। अब भैया यहां पर हम क्या करेंगे, हमें बताना है रस्सी की कुल लंबाई, मतलब हमें x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर x रहने देंगे, 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 7 का गुणा होगा 490 में, 7 0 0, 7 नाम 63 का 3 बचा 6, 7 चौके 28 और 6 34। तो 3430 सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई आ गई है। सॉरी डिलीट हो गया है, कितना 3430 है सेंटीमीटर रस्सी की लंबाई आ गई। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या है मीटर है, तो हम क्या करेंगे भैया इसमें 100 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 100 से भाग लगाएंगे तो मिल जाएगा हमें 34.3।
तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसका है? क्या है? यद्यपि गणित जो है तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी इसकी जो प्रकृति है वो तर्कपूर्ण है, यह कथन बताइए किसका है? बेकन का, सेल्टुच का, कामेट का या फिर रसेल का? तो भैया जो कथन है ये हमारे रसेल महोदय का राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। देखिए प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है। चलिए अब बहुत सारे छात्र यहां पर क्या करेंगे, 1800 लिखेंगे और 9 दूनी 18 से भाग दे देंगे, तो कहेंगे 100 आंसर हो जाएगा। गलत तो हो गया, लेकिन ठीक है, इसमें आपको बोर्डमॉस मेथड फॉलो करनी होती है। पहले क्या है, भाग होता है, 1800 में 9 से भाग होगा, फिर उसके बाद 2 से गुणा होगा, तो 9 दूना 18 और 2 0, कितना बचा? 200 गुणित 2 मतलब 400। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है? 400। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। यहां पर भाई कहा गया है नेहा कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित विषय में अत्यंत कमजोर है, प्रतिबल से अनुत्तीर्ण हो जाती है। आप अध्यापक हैं तो आपको नेहा के प्रति आवश्यक कार्य है, उसे स्कूल से निकाल देंगे। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं पेडागोजी में आपको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन जो नेगेटिव कथन है उनको भैया नहीं लेना है। स्कूल से निकालना, उसे कोई दंड देना, मारना, कुछ भी करना, ये क्या है? नेगेटिव होता है। उसके माता पिता को बुलाकर उसकी शिकायत करना नेगेटिव कथन है। उसे सभी बच्चों के समान मेज पर खड़ी कर देंगे, नहीं, बल्कि क्या है, यह देखेंगे कि जो नेहा है किस क्षेत्र में कमजोर है तथा उस क्षेत्र में उसकी कमजोरी के लिए उसे आवश्यक उपाय करेंगे। राइट आंसर यहां पर जो हमारा है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कितना आसान होता है ना भैया, पेडागोजी आसान होती है, बस आपका जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग वाला होना चाहिए। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है एग्जाम में, ये आप पॉइंट अभी से नोट कर लो, ठीक है? जो नकारात्मक विचार हैं उनसे दूर रहना है। चलिए इसमें से बताना है सबसे बड़ी भिन्न बताइए कौन सी है। इसको मैं ट्रिक से बताया था। पहले क्या करना होता है, शुरू की 2 भिन्न लेनी होती हैं, 8/15, 5/11। 11 का गुणा 8 में करेंगे तो 88 होगा, 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 75। अब हमें क्या है, सबसे बड़ी चाहिए, तो 88 और 75 बड़ा कौन है? 88 बड़ा है, मतलब 8/15 बड़ी हो गई। अब देखिए पहली और तीसरी को ले लो। तीसरी क्या है? 11/20। 20 का गुणा 8 में करोगे 160 मिलेगा, 15 का गुणा 11 में करोगे 165 मिलेगा। अब बताइए 160 या 165 में से बड़ा कौन है? तो भैया कहोगे आप 165 बड़ा है। तो यहां पर जो 11/20 है ये बड़ी भिन्न होगी। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ठीक है? ऑप्शन सी के साथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है? प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं और आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से हम चल रहे हैं। हमने लगभग 19 मिनट में 17 क्वेश्चन हल कर लिए हैं और देखिए मैं आपको समझाते भी जा रहा हूं, ठीक है? इसी तरह से आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको किसी को समझाना भी नहीं है तो आप आसानी से भाई 30 प्रश्न 30 मिनट में कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 में क्या बोला गया है? गणित शिक्षण का मूल और प्राथमिक उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना है और गणित के तथ्यों तथा विषय का ज्ञान कराना केवल गौण अथवा द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य है। यह कथन बताइए किसके द्वारा कहा गया? तो भैया जो कथन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह कथन कहा गया था प्रोफेसर सेल्टच के द्वारा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा,
ठीक है, इस तरह से आपको सभी कथन पता होने चाहिए कि कौन सा कथन किसने दिया था। जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, ठीक है, आप सभी को पता है, जैसा मैंने आपको नोट्स दिए हैं 150 रुपए में सभी विषय के, उसमें मैंने इस कथन को भी इंक्लूड किया हुआ था। आप चाहें तो उसकी थ्योरी देख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में सफेद भाग 9 है तो लाल भाग क्या होगा। हमने मान लिया जो पूरा पाई चार्ट है, ये पूरा भाग कितना है, पूरा भाग भैया हमने मान लिया x है। अब यहां पर देखें सफेद भाग कितना है, पूरे भाग का 1/8 है, मतलब सफेद भाग पूरे भाग का कितना है 1/8, तो x इंटू 1/8 बराबर कितना है 9, ये कहा गया है यहां पर। तो हम सबसे पहले पूरा भाग जो x है इसका मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 8 का पक्षांतर हो जाएगा, तो 9 8 72, पूरा भाग कितना आ गया 72। अब हमें क्या है लाल भाग बताना है। भैया लाल भाग कितना है आधा है, तो पूरा भाग कितना था 72, 72 का 1/2 कितना हो जाएगा 36। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का क्या कारण है। यह दैनिक जीवन में उपयोगी है, बिल्कुल भाई, गणित हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। यह यथार्थ विज्ञान है, बिल्कुल भाई। यह बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। यहां पर हमें बताना है यदि 64 का वर्ग ऋण 36 का वर्ग बराबर 20x है तो x का मान क्या होगा। भैया हम सभी जानते हैं a² माइनस b² बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस b होता है, एक ब्रैकेट में दूसरे में होता है a माइनस b। तो यहां पर हमें यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इससे क्या है आसानी हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 64 धन 36 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 64 ऋण 36 बराबर 20x। 64 प्लस 36 कितना हो गया 100 हो गया, और यहां पर 64 में से 36 गया तो बचेगा 28 बराबर कितना था 20x। 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा 28 गुणित 5, 28 में गुणा करेंगे 5 का तो मिलेगा 140 बराबर x। तो यहां पर जो x का मान है वो 140 जो ऑप्शन ए में दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न भाई आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और लेवल भाई यही रहेगा, सीटेट में भी भाई इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22। गणित शिक्षण में बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित व क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वह है। यहां पर आप लोग एक पॉइंट नोट करें, यहां पर यह कहा गया है तर्कपूर्ण, निश्चित व क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति। तो भैया ये आएगा हमारा अनुशासनिक उपयोगिता। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है तर्कपूर्ण, निश्चित और क्रमबद्धता से सोचने की बात शक्ति की बात हो रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 23 में हम देख लेते हैं। 5 अलमारी, 4 कुर्सी तथा 3 बैगों की औसत कीमत क्या होगी यदि अलमारी की कीमत 121 रुपए, एक कुर्सी की कीमत 43 रुपए और एक बैग की कीमत 77 रुपए हो। सबसे पहले आपको सभी की कीमत का योग निकालना है और जितने हमारे पास आइटम है उनसे भाग देना है तो हमें औसत पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए अलमारी देख लो पहले, अलमारी कितनी है 5 और एक अलमारी की कीमत कितनी है 121। ठीक है, और कुर्सी की बात करें, भैया कुर्सी कितनी है, भैया कुर्सी यहां पर हम देखें तो कुर्सी है 4 और एक कुर्सी की कीमत कितनी है 43 रुपए, तो 4 गुणे 43 लिख दिया। फिर
एक बैग की कीमत कितनी है, बैगों की संख्या भैया कितनी है 3, और एक बैग की कीमत है 77 रुपये। ठीक है, अब पहले आप देख लो 5 गुणित 121 कितना हो जाएगा, 605 हो जाएगा। यहां पर करिए आप 4 3 12 का 2 आया 1, 4 चौके 16 1 17 172। यहां पर कितना आएगा 30 आते 21 का 1 आया 2, 30 आते 21 और 2 23 231। इन सभी को जोड़ दो भाई, 5 और 2 7 और 1 8, 7 3 10 10 का 0 आया 1 6 और 1 7 और 2 9 और 1 वहां का 10, 1008 रुपए सभी की कीमत हो गई। अब हमें क्या औसत बताना है, तो भैया जो टोटल कीमत 1008 रुपए हो गई है, इसमें भाग दे दो जितनी संख्या है आइटम की, तो 5 अलमारी है, 4 कुर्सी और 3 बैग, तो 5 4 9 और 3 12, 12 से भाग दे दो, 12 अट्ठे 96 बचेगा 4, तो हो जाएगा 48, 12 चौके 48। कितना गया 84 रुपए औसत कीमत हमारे पास आ चुकी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। वह विधि जिसमें उदाहरणों द्वारा नए नियम की स्थापना की जाती है उसे क्या कहते हैं, आगमन, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर निगमन। तो देखिए उदाहरणों के द्वारा जहां पर नए नियमों की स्थापना की जाती है उसे कहा जाएगा आगमन विधि। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। संख्या 40,857 में 4 व 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। तो भैया पहले क्या है इसमें निकालना है 4 का स्थानीय मान, तो 4 का कितना हो जाएगा, पहले 4 लिखा, फिर 4 के बाद जितनी संख्या उतने 0 लगा दो, तो कितने हैं 4 संख्या, तो 4 0 लगा दिया। फिर 5 का स्थानीय मान कितना होगा, पहले 5 लिखा, 5 के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0, इन दोनों का गुणा कर दो। देखिए 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और ऐसा करना आपको 20 लिख लिया और जितने 0 हैं भैया वो लिख दो, एक गुणा करने का आसान तरीका है। ठीक है, मतलब हमें क्या है, सॉरी यहां पर 4 के बाद 4 संख्याएं थी तो यहां पर 4 0 आने थे, तो यहां पर 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 20 के बाद 4 0 मतलब 2 और 6 0 कितने चाहिए हमें 6 चाहिए, तो 6 0 किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं ऑप्शन सी वाले में, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 26 पर। चलिए बोला गया है छात्रों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी कमी होगी। यदि आप भाई छात्रों के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग करते हैं तो बताना इसमें सबसे बड़ी कमी क्या होगी। इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं है। नहीं भैया, लेखन कौशल के लिए तो निबंधात्मक प्रश्न सही होते हैं। इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। भैया मूल्यांकन तो इससे हो सकता है, लेकिन इसमें कमी क्या होती है भाई मेरे, इसमें कमी ये होती है कि इन प्रश्नों में जो वस्तुनिष्ठता है एवं विश्वसनीयता है वो कम होती है निबंधात्मक प्रश्नों में, ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 12,112 को 11 और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग क्या होगा। तो यहां पर देखिए मैंने बताया हुआ है भाग कैसे देना है। यहां पर शेष फल में 1 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, तो दोनों का योग कितना होगा 2 और 1 3 होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ये प्रश्न आते क्यों है, क्योंकि छात्र इसमें क्या करते हैं, जो भाग देते हैं वो सीधा सीधा देते जाते हैं, भाग नहीं जाने पर 0 छोड़ देते हैं, इसी वजह से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखिए सीटेट में आया हुआ है 2015 में, देख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। क्या कहा गया था, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है, ड्यूट, बेकन, डटन या फिर प्लूटो।
तो भैया इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप लोग सर्च करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हम चलिए सीधा चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 पर, क्योंकि आप लोगों के लिए होमवर्क देना भी जरूरी है। चलिए, ये आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का, बताइए इसका मान क्या होगा। तो जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं भाई कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ऐसा ही यहां पर मान लो अपन एक के ऊपर 2 की घात है, यदि आप एक के ऊपर किसी भी संख्या की घात लगा दो आंसर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर ए बन गया हमारा ए बी बन गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 1, और नीचे क्या है x माइनस 1 है तो वो लिख दिया। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, केवल हमारे पास x प्लस 1 घटेगा बचेगा, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। कितना आसान था ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं और आप सभी लोग इसके बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे आपने कितना स्कोर किया है। गणित विज्ञान का खालिस्तान एवं खालिस्तान है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। बताइए गणित विज्ञान का क्या क्या है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आप लोग देख सकते हैं हमने मात्र 31 मिनट में मैथ का प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और वो भी समझते हुए, ठीक है। इतनी स्पीड से आपको ऐसा करना है, आपको प्रैक्टिस करना है तो अपने आप में स्पीड आ जाएगी। ओके, मुझे उम्मीद है भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।